Good morning, students. Welcome you all to this video in which we will be solving the Directorate of Education Class 9th worksheet of date 1 अगस्त। हाँ जी, 1 अगस्त 2020 की वर्कशीट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लीजिए। वर्कशीट का नंबर है 12। वर्कशीट है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब होता है गाइडिंग वैल्यूज़ का? गाइडिंग वैल्यूज़ मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन वैल्यूज़ पे बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। What is the philosophy behind making of the Constitution? The answer lies in understanding of the preamble of Constitution. It contains the philosophy on which the Constitution is prepared. तो preamble एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो सारी वैल्यूज़ लिखी हैं जिन वैल्यूज़ के आसपास हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे संविधान को बनाया गया। ये प्रियम्बल आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक्स की स्टार्टिंग में भी कई बार इंडेक्स के पास एक बना हुआ दिखता है जिस पे आपने यूजुअली ध्यान नहीं दिया होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ सम बेसिक वैल्यूज़ विच इज़ नोन एज प्रियम्बल। तो प्रियम्बल हम उन्हीं बेसिक वैल्यूज़ को कहते हैं जिन वैल्यूज़ पर आपका जो संविधान है उसको बनाया जाता है। कुछ वैल्यूज़ आपके पास नीचे 3 दे रखी हैं। हम सारी वैल्यूज़ को एक साथ देखते हैं और फिर समझते हैं। तो आपके सामने आपको 9 वैल्यूज़ दिख रही हैं जिसमें से पहली वैल्यू है फ्रेटर्निटी। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली। यानी कि हमें एक परिवार के सदस्य की तरह बिहेव करना चाहिए और इस चीज़ का अधिकार हमें भारत की जो सरकार है वो देती है। सॉवरेन इंडिया हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। यानी कि हमारे देश का अगर कोई भी मुद्दा है, चाहे वो बाहरी मुद्दा है चाहे वो भीतरी मुद्दा है, उस पर अधिकार हमारे देश का है, हम जैसे चाहें उससे डील कर सकते हैं। सोशलिस्ट द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। मतलब हमारे देश में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो ऊंच नीच है, उनको हटाने के लिए सरकार ज़मीन जो है वो जो मैं आपको बताता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे राजा हिंदुस्तान में थे। उन सब राजाओं ने अपनी रियासतें सरकार को दी और सरकार ने उन रियासतों के अंदर से आम जनता को, आम लोगों को बहुत ज़मीन उनमें बांट दी, जिससे जो ज़मीन का बंटवारा था वो जो अनईक्वल था वो ख़त्म हो जाए। इसे कहते हैं सोशलिस्ट, यानी कि समाज का ध्यान रखने वाली। इक्वालिटी मतलब एकता। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड एंड गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। मतलब जो समाज में इनइक्वालिटीज़ हैं, जो समाज में अनेकताएं हैं, जो समाज में ऊंच नीच है, उन सबको हटाने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा और सरकार करती भी है कि सारी ये जो ऊंच नीच है हमारे समाज में वो हट सके। हम कहते हैं ना, ऑल आर इक्वल इन आइज़ ऑफ लॉ। मतलब कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे कोई व्यक्ति अमीर है चाहे गरीब है। इसे कहते हैं इक्वालिटी, यानी कि समानता। सेक्युलर citizens have complete freedom to follow any religion but there is no official religion। यानी कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना मज़हब चुन सकता है, परंतु देश का अपना कोई मज़हब नहीं है। देश एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब जिसका कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं होता। फिर आता है लिबर्टी। देयर इज़ नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन द वे दे विश टू फॉलो अब देयर थॉट्स इन एक्शंस। वो जो करना चाहें, हमारे देश के लोग जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, जहाँ रहना चाहें रह सकते हैं। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ और कल को मेरा मन किया कि मैं दिल्ली छोड़ के पंजाब में बस जाऊँ तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे फुल लिबर्टी है। जस्टिस यानी कि न्याय। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। लोगों को उनकी कास्ट यानी कि उनकी जाति, उनके मज़हब और उनके जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो सिर्फ हिंदू लोगों से काम लूँगा या मैं तो सिर्फ मुस्लिम लोगों से काम लूँगा, आप ये नहीं कह सकते। फिर है रिपब्लिक। द हेड ऑफ स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। यानी कि हमारे देश का जो नेता होंगे वो इसलिए नेता बनेंगे क्योंकि उनको लोगों ने चुना है, ना कि इसलिए कि वो एक किसी स्पेसिफिक परिवार में से हैं। लास्ट वैल्यू है डेमोक्रेसी। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वे पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rulers and hold them accountable।
डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो सरकार है वो लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई और लोगों के लिए बनाई गई। चलिए अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। हमने सारे पॉइंट समझ लिए हैं। पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप क्या समझते हैं। तो हमने प्रीएम्बल की डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद सम बेसिक वैल्यूज नोन एज प्रीएम्बल। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो ये हो गया आपका पहला उत्तर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। बिल्कुल अभी आपको मैंने अभी बताया था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable। मतलब वो उनको जिम्मेवार भी ठहरा सकते हैं कि आप ये काम नहीं कर रहे, इसके लिए आप जिम्मेदार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। What is the importance of basic values in framing the constitution? बेसिक वैल्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिक वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस ये है, द बेसिक वैल्यूज़ फॉर्म soul and core of the constitution. The entire constitution is framed around these ideas and values। मतलब इन्हीं वैल्यूज़ के आसपास पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why India is called a secular state? तो secular state का एग्जाम्पल तो यहाँ पर लिखा है, because citizens have complete freedom to follow any religion but there is no official religion। तो ये आपका आंसर है फोर्थ। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। How will you practice the guiding the value of Indian Constitution in your day-to-day life? Elaborate। Day-to-day life की बात करें तो Constitution is used both as a legal document and as a group of ideals in our society। Some other roles we see every day are of Constitution obviously freedom of speech, freedom of travel, freedom to choose religion of one's own choice। The Constitution forms an important role in guarding human rights as contained in the fundamental rights। तो ये आपका फिफ्थ आंसर हो गया। तो हमने एसएसटी की आज की वर्कशीट पूरी सॉल्व कर ली है और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को एसएसटी की वर्कशीट समझ भी आई होगी। तो अगर आपको एसएसटी की वर्कशीट समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की वर्कशीट पे। तो जो इंग्लिश की वर्कशीट है वो आज की इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ कई एक्सरसाइज हैं, कई चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। वेनिस इज़ अ सिटी इन नॉर्दर्न इटली। वेनिस नॉर्दर्न इटली का एक शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत सुंदर। इट इज़ रिनोन फॉर इट्स ब्यूटी ऑफ इट्स सेटिंग। तो ये अपनी ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। इट्स आर्किटेक्चर, its artworks, the name is derived from ancient Veneti people who inhabited the region long ago। यानी कि ये बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है अपनी अलग अलग प्रसिद्धियों के लिए। यहाँ पे आर्ट वर्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड दैट इज़ द सेम मीनिंग एज फेमस। फेमस शब्द कौन सा है। अब देखिए फेमस आएगा, एंशियंट का मतलब तो पुराना होता है और इनहेबिटेड का मतलब होता है रहने वाले। तो एक ही आंसर रह गया रिनोन्ड, जिसका मतलब होता है फेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वॉलनट इज़ अ ड्राई फ्रूट दैट पोजेसेस वंडरफुल क्वालिटीज़ ऑफ क्यूरिंग ब्रेन वीकनेस। वॉलनट यानी कि अखरोट से दिमाग की जो कमज़ोरी होती है वो भी ठीक होती है। It is a phosphoric element which nourishes the vital organs of the body. Its consumption helps to destroy the disease originating from nervous disorders। तो इसको खाने से जो दिमाग की बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। अब प्रश्न है वॉलनट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय, बिल्कुल आपके सामने ही था, दैट वॉलनट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द डिजीजेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर। तो ये आपका आंसर है सेकंड का। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब आपको आर्टिकल चूज करना है। तो माय विद्यालय इज, देखने की ज़रूरत भी नहीं है,
द बेस्ट विद्यालय. माई मदर गेव मी अ 50 rupee note to fetch milk packet from the mother dairy booth. I enjoyed doing dash English worksheet last week. I enjoyed doing the English worksheet last week. Every year the school organizes annual function. अब A आपको बताया था कि सबके आगे तो ए लगता है, लेकिन अगर AEIOU इनसे कोई वर्ड शुरू होता है तो उनके आगे लगता है एन. तो ये हो जाएगा एवरी ईयर द स्कूल ऑर्गेनाइजेज एन एनुअल फंक्शन. द राशीज ब्रदर इज डैश MBA स्टूडेंट. तो राशीज ब्रदर इज अ MBA स्टूडेंट. एक मिनट, इसमें लगेगा एन बिकॉज MBA स्टूडेंट, एम की साउंड आ रही है. बताया था कि अगर आपको वॉवल्स की साउंड भी आ रही हो तब भी आप एन लगाते हैं. तो राशीज ब्रदर इज एन MBA स्टूडेंट. ये हो गए आपके इंग्लिश के आर्टिकल्स. आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में. चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच. तो पहली रिपोर्टेड स्पीच में बच्चा कहता है, ये बच्चा क्या कह रहा है? ये कह रहा है आई हैव नॉट मेट माई क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन. तो रोहन ने जो बोला उसको हम पैसिव में बदलते हैं. दैट रोहन सेड दैट ही हैज़ नॉट मेट हिज क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन. आंसर हो गया बी. तो रोहिणी ने क्या बोला? दैट आई होप टू मीट एवरीवन सून. तो रोहिणी सेड दैट शी इज़ होपिंग टू मीट एवरीवन सून. अब होपिंग यहाँ पे क्यों यूज़ किया? क्योंकि उम्मीद अभी भी ज़िंदा है, अभी भी है उम्मीद कि वो मिलेगी. हाउएवर आई लव डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट्स एवरी वीक. तो रोहन कहता है, रोहन सेड दैट ही लव डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट्स एवरी वीक. तो बच्चों, इसी के साथ आपकी इंग्लिश की वर्कशीट भी ख़त्म हुई और आज की वर्कशीट भी ख़त्म हुई. एंजॉय कीजिए. आपसे मिलेंगे फिर दोबारा मंडे को. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.